तो जो सबसे पहली चीज देखनी है वो ये है कि एक गैस का रिसाव हुआ है। और ये गैस का रिसाव विशाखापट्टनम जो अपना पूर्वी समुद्री तट है उस पे एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उससे थोड़ी दूर पर एक गोपालपट्टनम एक जगह पड़ती है और उस गोपालपट्टनम पर वो गैस का रिसाव हुआ है। और अब इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो आपको देखनी है। पहली चीज, कहाँ पर हुआ? तो एलजी पॉलीमर्स करके एक कंपनी है, एक फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में ये गैस का रिसाव हुआ है। ये 1961 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से स्थापित हुई थी और फिर 1997 में इसको एलजी केमिकल्स ने खरीद लिया था। तब से ये जो है ये एलजी केमिकल्स के पास होगी थी, तो इसको एलजी पॉलीमर्स कहते थे। विशेष बात ये है कि रख रखाव का अभाव ये हमारी सभी फैक्ट्रीज की विशेषता है। और सभी फैक्ट्रीज उनमें जो प्रॉपर रख रखाव होना चाहिए वो नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि भोपाल गैस कांड की भी त्रासदी यही थी, और यहाँ पर हमने इसको दोबारा देखा कि विशाखापट्टनम में जो गोपालपट्टनम है वहां पर ये दुर्घटना हो गई। इसी वजह से लॉकडाउन के बाद जब मजदूरों ने खोला तो उन्होंने देखा कि इसमें रिसाव हो रहा है। जैसे ही उन्होंने इसको ऑन किया तो रिसाव होने लगा तेजी से, और आसपास के 5 किलोमीटर के क्षेत्र प्रभावित हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 लोग प्रभावित हैं और जबकि 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, तो ये जब तक इसके सिम्टम्स नहीं नजर आने लगे तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये एक चीज थी। और इस गैस का नाम होता है फिनाइल एथिलीन, जिसको सामान्य भाषा में हम सेटाइरीन कहते हैं। तो सेटाइरीन जो गैस है वो एक्चुअली उसका रासायनिक नाम है कि फिनाइल एथिलीन। फिनाइल एथिलीन यानी सेटाइरीन के प्रभावित होने पे क्या होता है कि गले में खराश होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है वो ये है कि तत्काल प्रभाव न डाल करके ये भविष्य में कैंसर का कारण बनती है। तो कितने लोग इसके कारण कैंसर से ग्रसित होंगे आज हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। तो ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, हम लोग दूसरी जिस घटना चक्र पे हम लोग प्रभाव डालेंगे या विचार करेंगे वो है कि रियाज नाइकू एक हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, और उस कमांडर को कर दिया गया है और प्रभाव का क्षेत्र में कर दिया गया है। तो क्या देखते हैं यहाँ की कश्मीर में जो वो एक नए फेज में जहाँ पर सुरक्षा जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन है कमांडर्स तक को न्यूट्रल सक्षम हो रहे हैं। थोड़ा सा और कश्मीर की जो है उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का क्या रोल है, और यहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि कश्मीर की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उसमें हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा किस प्रकार से नरेटिव को चेंज किया गया है। तो पहली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि 1989 तक जो सबसे महत्वपूर्ण घटक कश्मीरियों के बीच में कश्मीरी मुद्दों को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ करके उठाने वाला था वो जेकेएलएफ था। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हम लोग जानते हैं मकबूल भट्ट ने जो है हवाई जहाज का अपहरण किया था, और फिर उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि यासीन मलिक इसके प्रमुख हुए। और 1989 में यासीन मलिक जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित था। तो क्या हुआ कि 19 जनवरी 1990 को 19 जनवरी 1990 को जेकेएलएफ, और जेकेएलएफ के साथ साथ उस समय ये हिजबुल मुजाहिदीन एक नया नया संगठन आया था। इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि 89 में चुनाव हुए, और चुनाव के बाद जो है ये एक जमात इस्लामी का सदस्य था एहसान डार। तो एहसान डार वो सीमा क्रॉस करके वो पाकिस्तान चला गया और वहां पर उसने आईएसआई के सहयोग से एक आतंकवादी संगठन खड़ा किया, हिजबुल मुजाहिदीन उसका नाम था। और हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने इन्फिल्ट्रेट
करना चालू किया भारत में। अच्छा, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पे भी हम लोग निगाह डालेंगे। था वो सोवियत संघ अफगानिस्तान से वापस लौट रहा था। दैट मीन्स कि वहां पर जो काम करने वाले मुजाहिदीन थे, वहां पर जो सोवियत संघ के साथ लड़ने वाले मुजाहिदीन थे, वो फ्री हो गए और उनको आईएसआई ने डाइवर्ट करना चालू किया कश्मीर की तरफ। तो यहाँ पर क्या था कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है एक संगठन बना और उस संगठन ने अफगानिस्तान में म्यूट कर रहे हैं सभी लोग। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आतंकवादी संगठन बना, उसका नरेटिव ये था कि इसके पहले जेकेएलएफ ये कश्मीर की आजादी की बात करता था और इसका कहना था कि हम कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं, ना हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। ये जो हिजबुल मुजाहिदीन आया, एहसान डार ने जिसकी स्थापना, ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विलय चाहते हैं। और कश्मीर में उसने जो दूसरा नैरेटिव पैदा किया वो ये था कि हमें कश्मीरियत में इस्लाम का प्रवेश कराना है। यानी इस्लाम के अनुयायियों को तो हम कश्मीर में रहने देंगे और इस्लाम के जो अनुयायी नहीं है उसको उसने भारतीय एजेंट कहा और एक धार्मिक रूप दे दिया कश्मीर के आंदोलन को। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जेकेएलएफ और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच 1990 में संघर्ष चालू हुआ। जेकेएलएफ वो वर्चस्व बनाए रखना चाहता था और हिजबुल मुजाहिदीन अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। इस संघर्ष में दोनों ने ही कंधे से कंधा जुटा करके जो वहां पर रहने वाले हिंदू थे उनका नरसंहार करना चालू कर दिया और उसकी चरम परिणति हम लोग 19 जनवरी 1990 को देखते हैं, जब रात में मस्जिदों से ऐलान किया गया कि सभी हिंदू ये किसी ने अपना व्हाइट बोर्ड ऑन किया है, प्लीज इसको ऑफ करें। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 19 जनवरी 1990 को इसकी चरम परिणति हुई जब मस्जिदों से ऐलान किया गया कि जो भी हिंदू, उस समय क्योंकि अधिकांश वहां पर पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि जो रहते हैं वो करके चले जाए। चीज ये है कि कर जाने के लिए कहा गया तो उसके पहले उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए। आप लोगों को टिप्पू के बारे में मालूम होगा, उस लड़की को बलात्कार करने के बाद आरे से चीर दिया जिंदा, बीच से ही जो है दो टुकड़े कर दिए गए थे। और अभी सुनंदा जी ने जो है जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने इसको पूरा घटना को बताया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी उस समय ये घटनाएं हुई। अब ये हिजबुल मुजाहिदीन, इसने नरेटिव चेंज किया, उसको हिंदू मुस्लिम में बदला और साथ ही साथ जो है कश्मीर में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाया और 10,000 कैडर तक इसके हो गए थे। इसके साथ प्रतिस्पर्धा में जेकेएलएफ वो नहीं टिक पाया और जेकेएलएफ जो है वो लगभग निष्क्रिय हो गया, वो केवल राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने लगा। दूसरे जो आतंकवादी संगठन उस समय और बने, उनमें सबसे प्रमुख लश्कर तैयबा था। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इनका एक अपना नैरेटिव ये था कि ये पाकिस्तान के साथ भारत का विलय चाहते थे। ओ, भारत नहीं, कश्मीर का। तो ये विलय पाकिस्तान के साथ चाहते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि ये जो हिजबुल मुजाहिदीन, जैसे मोहम्मद प्लस सबसे प्रमुख उसमें हरकतुल इंसार अंसार आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हरकतुल मुजाहिदीन ये हिजबुल मुजाहिदीन से टूट करके बन गया। तो ये सारे संगठन धीरे धीरे ये इस्लामिक आतंकवाद की तरफ जुड़ते चले गए। जैसे हमने देखा कि हरकतुल अंसार ये आईएसआई के साथ एफिलिएट हुआ, के साथ जुड़ा। तो ये आईएसएस के साथ जुड़ा, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड लेवांटा, आईएसएसएल कहते थे उसको। तो इस तरह से ये धीरे धीरे कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ अधिक रुझान होता चला गया और इनका नैरेटिव ये हो गया कि ये कश्मीर की आजादी के लिए नहीं
बल्कि पाकिस्तान के साथ विलय के लिए लड़ रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय सेना को धीरे धीरे वहां पर ग्राउंड मिलना चालू हुआ, और वर्तमान स्थिति ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो एवरेज लाइफ है इन आतंकवादी कमांडरों की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आतंकवादी कमांडर अपना कार्यभार ग्रहण करता है, उस कार्यभार को ग्रहण करने के कितने दिनों बाद वो आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा मारा जाता है, इससे हम निर्धारित करते हैं कि उसकी एवरेज लाइफ क्या है। वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोई आतंकवादी कार्यभार ग्रहण करता है, उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय था। तीसरा महत्वपूर्ण विषय क्या है कि यूनिसेफ ने कल एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, उस रिपोर्ट का नाम है लॉस्ट एट होम। तो लॉस्ट एट होम में ये बताया गया है कि 46 मिलियन पीपुल ऐसे हैं, 46 मिलियन मतलब होता है 4 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने ही देश के अंदर विभिन्न कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, विभिन्न संघर्षों की वजह से या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से वो विस्थापित हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि अभी हमने जिक्र किया कि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में 6 लाख जो कश्मीरी पंडित थे वो विस्थापित हुए, और धीरे धीरे वहां पर केवल 3 से 4 हजार कश्मीरी पंडित शेष बचे पूरे कश्मीर घाटी में, और बाकी सब के सब वहां से विस्थापित होकर के विभिन्न कैंप्स में पहुंच गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिसेफ ने ये जो अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें बताया है कि 46 मिलियन लोग 2019 में ऐसे थे जो अपने ही देश में विस्थापित थे, और ये जो विस्थापित लोग हैं इनमें 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख बच्चे हैं। अब यूनिसेफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और 1946 में इसकी स्थापना के समय इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। अब ये इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड को 1953 में चेंज कर दिया गया, और अब हम लोग इसको यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कहते हैं। तो इसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, और ये बेहद विशेष बात है कि सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, यहाँ तक कि भारत है, यहाँ पर भी या विश्व के अधिकांश देशों में बहुत बड़ी संख्या में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण लोग विस्थापित होते हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके कारण भी लोग विस्थापित होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने कल गैस रिसाव के बारे में देखा, तो एनडीआरएफ की टीम तुरंत भेजी गई। ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ये 2006 में गठित की गई थी, और इसको गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य था कि इसी प्रकार की अगर कोई प्राकृतिक दुर्घटना या मानव निर्मित दुर्घटना होती है तो उस पर क्विक रिस्पांस दे दिया जाए। कारण क्या है कि जो आपकी आर्मी होती है या जो पुलिस होती है वो इसके लिए प्रशिक्षित नहीं होती है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित बल होता है जो तत्काल प्रतिक्रिया देता है। और ये जो टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च का सेंटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, तो ये हमारे लखनऊ में ही स्थित है, और इसकी विशेषता ये होती है कि ये जैसे भोपाल गैस कांड है, ये गोपालपट्टनम का कल का गैस रिसाव कांड हुआ, तो अब ये सैटरीन का क्या प्रभाव होता है ये इसका अध्ययन पहले से करके रखते हैं, और उसी हिसाब से इसका उपचार और सारी चीजें वो मुहैया कराते हैं। इसके अलावा इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, इसका भी एक संस्तुति देते हैं। और आईआईटीआर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ का, ये आपके डब्ल्यूएचओ का सलाहकार भी है। ये टॉक्सिकोलॉजिकल जो मिसहैपनिंग्स होती हैं उनके संदर्भ में, जैसा कि अभी हमने कल देखा। तो ये आपका ये था। अब हम लोग देखते हैं एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि
कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो ये क्या है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी? अच्छा, केवल CWMA को नहीं किया गया, बल्कि सारी की सारी जितनी भी आपकी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज थी, उन सबको जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो हम लोग इसको समझें कि कावेरी विवाद क्या है, और कावेरी विवाद के संदर्भ में ये समझना जरूरी है कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो हम लोग जानते हैं कावेरी जो है कर्नाटका में कुर्ग से निकलती है, 807 किलोमीटर लंबी है, और इसमें 4 राज्य प्रभावित होते हैं। आपका कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और केरला है। तो ये 4 राज्य प्रभावित होते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य बेसिन क्षेत्र है वो आपका कर्नाटका और तमिलनाडु में है। तो इसका जो बेसिन है वो तमिलनाडु में 44,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, और जो कर्नाटका में है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। लेकिन अगर हम इनफ्लो की बात करें, इसको जल कहाँ से अधिक मिलता है, तो इसको जल मिलता है कर्नाटका से 252 मिलियन 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, यानी इसको TMC कहते हैं, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। तो 252 TMC इसको सिंपली जो है मिलता है तमिलनाडु से। लेकिन 425,000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी TMC ये इसको कर्नाटका से मिलता है। तो हम क्या अंतर देख रहे हैं कि 425 और 252 ये TMC इनका इनफ्लो है। अब समस्या ये है कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच 1892 में, तब ना तो कर्नाटका था ना तमिलनाडु था। कर्नाटका का नाम उस समय मैसूर स्टेट हुआ करता था, स्टेट ऑफ मैसूर, और तमिलनाडु की जगह हुआ करता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो 1892 में जो वहां के वाडियार राजा थे, उनके और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, और उस संधि के अनुसार जल के बंटवारे पे सहमति हुई। उसको पुनः रिवाइज कर लिया गया, और ये चीजें उस समय थी। अब क्या है कि 1924-25 के समझौते के अनुसार, 1892 के समझौते के अनुसार जो पानी मिलना चाहिए कर्नाटका को, वो अपर्याप्त है कर्नाटका के हिसाब से, और तमिलनाडु के हिसाब से वो पर्याप्त है। तो अब क्या है कि इन दोनों के बीच ये जो संघर्ष था ये काफी अधिक बढ़ा। कर्नाटका का तर्क ये है कि जिस समय ये संधि हुई थी, उस समय जो कुर्ग क्षेत्र है और जो दक्षिण कैनरा है, ये दोनों, दक्षिण कैनरा और कुर्ग, ये कर्नाटक का हिस्सा नहीं थे। अब ये कर्नाटक का हिस्सा है, इसलिए कर्नाटक को उससे अधिक जल मिलना चाहिए जितना कि आजादी के पहले संधि के अनुसार उसको मिल रहा था। दूसरी चीज क्या है, कर्नाटका का कहना है कि आजादी के पहले दबाव में की गई संधि वर्तमान समय में लागू किया जाना अन्याय है। इधर तमिलनाडु का ये कहना है कि जो हमें जल मिल रहा है और जो जल हमको मिलता रहा है, उसकी वजह से हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अगर उतना हमको पानी नहीं मिलता है तो हमारा 30,000 हेक्टेयर जमीन सूखी रह जाएगी, सिंचाई नहीं हो पाएगी, और ये जो है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। तो इतनी जमीन सूखी रह जाएगी, किसान मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें जो पानी मिल रहा था उतना पानी मिलते रहना चाहिए। ये बहुत ही एक जटिल संघर्ष है और था, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोगों के दिल को छूता था, क्योंकि इसमें किसानों के जीवन मरण का प्रश्न था। तो बहुत बार जब इसमें मुकदमा चल रहा होता था, बहुत बार इसको लेकर संघर्ष चालू हो जाता था, तो वो संघर्ष हिंसक संघर्ष में बदल जाता था। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैसूर में जो तमिल लोग रह रहे थे, मंगलोर में, बंगलौर में,
जहां भी उनके ऊपर हमले हुए, बहुत से जो कन्नडिका लोग जो है वो रह रहे थे तमिलनाडु में, उनके ऊपर हमले हुए। इस तरह से ये दोनों राज्यों के बीच में एक बेहद तनाव का कारण था। 1990 में भारत सरकार ने एक ट्रिब्यूनल गठित किया और उस ट्रिब्यूनल के अंतर्गत इस कावेरी विवाद को सौंप दिया गया। वो ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट अथॉरिटी रखता था और उस हाई कोर्ट की अथॉरिटी रखने वाले ट्रिब्यूनल में ये निर्णय हुआ कि जो कर्नाटका है, अच्छा चारों पार्टी थी, तो उसमें ये निर्णय हुआ कि कर्नाटका को 219 क्यूबिक मीटर प्राप्त होगा। क्यूबिक मीटर हम कह रहे हैं, वो टी 1000 मीट्रिक टीएमसी गया कि जो कर्नाटक को जो है 82 एमसी और जो उसको 419 जल प्राप्त होगा, 30 टीएमसी जाएगा और 100 पुदुचेरी को दिया जाएगा। 419 तमिलनाडु को, 30 के बाद जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, 7 प्रोवाइड किया जाएगा पुदुचेरी को। कोई भी पक्ष इस निर्णय से सहमत नहीं हुआ और सारे जो पक्ष थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चलता रहा। और फिर 16 फरवरी थी, 16 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्णय दिया। जैसे जब महत्वपूर्ण निर्णय आने पर जो स्थितियां होती हैं कानून एवं व्यवस्था की, उनको बनाए रखने के लिए सरकार ने बहुत कठोर तैनाती की, कठोर निर्णय लिए, बहुत अधिक सावधानियां बरती गई और फिर ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब सुनाया गया तो उसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया। सबसे पहले ये किया गया कि कर्नाटका को जो 282, अंबुज शर्मा अपना स्क्रीन ऑफ करें, आप स्क्रीन ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि कर्नाटका को 282 जो टीएमसी पानी दिया गया है उसकी बजाय 284.75 टीएमसी पानी दिया जाना चाहिए। यानी इतनी लड़ाई के बाद उनका केवल 2.75 टीएमसी पानी उनको अतिरिक्त मिला। तो 284.75 टीएमसी पानी ये कर्नाटका को दिया गया और जो आपका तमिलनाडु को 219 टीएमसी मिल रहा था उसकी जगह उनको कर दिया गया, तमिलनाडु को 419 टीएमसी मिल रहा था उसकी जगह उनको 404.25 टीएमसी कर दिया गया। केरला को 30 टीएमसी मिल रहा था, इस निर्णय में भी उनको 30 टीएमसी दिया गया। 7 टीएमसी, वो 7 टीएमसी पुदुचेरी को मिल रहा था, पुदुचेरी को ही दिया गया, कोई वो नहीं। केवल अंतर इतना रखा गया कि 10 टीएमसी उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए रखने का आदेश दिया और ये कहा कि इसके अलावा निश्चित रूप से जो पानी समुद्र में चला जाता है दैट विल गो टू सी। तो 7 टीएमसी जो है और 4 टीएमसी उन्होंने कहा कि ये समुद्र में चला जाएगा तो इसको समुद्र में जाने से ना रोका जाए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जल का बंटवारा किया गया। लेकिन साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और दिया। वो आदेश ये दिया कि इस निर्णय को लागू कराने के लिए एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई जाए और वो जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका गठन करके सुप्रीम कोर्ट को जल्दी से जल्दी सूचित किया जाए। तो इसका परिणाम क्या हुआ,
इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने 1 जून 2018 को नवीन कुमार जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसका नाम था कावेरी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी। और कावेरी वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा एक CWMA बनाया गया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और ये आपके कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मसूद हुसैन, इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो मसूद हुसैन जी जो है वो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तब से चेयरमैन है। और इसी को हमारे जल शक्ति मंत्रालय ने CWMA को ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो ये कावेरी विवाद जिसके बारे में चाहिए उस चीज है। अब मतलब बनाया गया तो कोई 5 स्टेट्स बहुत सारे WMA की वाटर मैनेजमेंट और उन सभी वाटर को हमने अंतर्गत जिसको हम लोग जानते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों इसका ने मतलब कावेरी सर वाटर जितनी नदियां सबकी अथॉरिटी बनाई गई है, नहीं जैसे ऐसा कावेरी नहीं, विवाद है। विवाद जितने गोदावरी में भी नदियों विवाद के है। जी सर पे विवाद की स्थिति है या कि यस तो सर करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश वहां पर लेकर के विवाद है। समाधान के लिए केंद्र से है या वाटर मैनेजमेंट, और वो वाटर सारी की सारी 7 मई को की जल शक्ति मंत्रालय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये 7 मई को मनाया गया है। ये हर साल 7 मई को मनाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे जो है ये IAAF द्वारा निर्धारित होता है कि मई माह में किस तारीख को मनाया जाएगा। 2019 में भी ये 7 मई को मनाया गया था और इस बार भी ये 7 मई को मनाया गया है। और अब हम लोग देखते हैं कि ये IAAF क्या है। तो ये इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन है। एथलेटिक्स और एमेच्योर दो शब्दों पर ध्यान देना है। एमेच्योर मतलब होता है कि जो पैसे के लिए नहीं खेल रहा है। जैसे विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग लड़ रहे थे और बॉक्सिंग लड़ते हुए ये एमेच्योर खिलाड़ी थे। इस पे उन्होंने ओलंपिक में भी हिस्सा लिया, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के जो आयोजन होते हैं उनमें भी हिस्सा लिया, ओलंपिक्स फेडरेशन के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हिस्सा लिया, बॉक्सिंग फेडरेशन के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, खेल कूद के आयोजनों में हिस्सा लिया। फिर क्या है कि अब इसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का फैसला किया। प्रोफेशनल बॉक्सर मतलब अब ये पैसे के लिए लड़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जब कोई खिलाड़ी केवल खेल के लिए खेलता है तो उसको हम लोग एमेच्योर एथलेटिक या एमेच्योर प्लेयर कहते हैं। लेकिन जब वो अनुबंध करके पैसों के लिए खेलता है तो फिर उसको हम लोग प्रोफेशनल खिलाड़ी कहते हैं। तो पहली चीज तो ये समझना है कि ये जो संगठन है ये एमेच्योर एथलेटिक्स का संगठन है। दूसरा, एथलेटिक्स क्या होती है। एथलेटिक्स में मुख्य रूप से दौड़ना, कूदना, भाला फेंकना या लॉन्ग जंप, हाई जंप, हर्डल, इस तरह के इवेंट्स आते हैं जिनमें प्रायः किसी बड़े उपकरण की जरूरत नहीं होती है और ये एक तरह से शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे में बच्चों को अधिक से अधिक खेल कूद की तरफ आकर्षित करना ये एक लक्ष्य होता है। अच्छा, इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और ये स्टॉकहोम में स्थापित किया गया था। तो 1912 में स्टॉकहोम में स्थापित किया गया था और फिर ये फेडरेशन 100 से अधिक देश हैं, 100 से अधिक फेडरेशन है, उनका अम्ब्रेला फेडरेशन है। मतलब जैसे आपका भारत में है तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वो इससे एफिलिएटेड है और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया
इसमें देश की जितनी भी एथलेटिक्स की संस्थाएं हैं वो सारी की सारी एफिलिएटेड होती हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वो इसके साथ तारतम्य में काम करती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो संस्था है, जैसे डोपिंग के टेस्ट हैं या अन्य जो नियामक कार्यक्रम हैं, वो सारे के सारे वो IAAF द्वारा चलाए जाते हैं। तो अभी क्या है कि इन लोगों ने 7 मई को ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया, और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के अंतर्गत ये स्कूलों में और विभिन्न कॉलेजेस में ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं ताकि बच्चों को आकर्षित किया जा सके खेल कूद की तरफ। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उन घटनाओं पर निगाह डालते हैं जो कोविड-19 की वजह से हमारे सामने आ रही हैं, और विशेष रूप से उन घटनाओं की तरफ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहला ये है कि जो पंजाब नेशनल बैंक का एक सब्सिडरी है, पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये जो पंजाब नेशनल PNB हाउसिंग फाइनेंस है, इसने कल IIT दिल्ली के साथ एक टाई अप किया है, और IIT दिल्ली के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है कि IIT दिल्ली एक ऐसा मटेरियल डेवलप करेगा जो PPE किट बनाने में काम आएगा, लेकिन ये मटेरियल वॉशेबल भी होगा और रीयूजेबल भी होगा। जैसे हम जानते हैं कि भारत द्वारा मार्च के प्रथम सप्ताह में टोटल 0 PPE किट बनाई जाती थी, और 8 मई को भारत में 2.5 लाख PPE किट, ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको आप कोविड-19 से जो डॉक्टर या नर्सेस या जो अन्य मेडिकल स्टाफ है वो जब डील कर रहा होता है तो वो शरीर पर धारण करते हैं ताकि जो है वायरस का संक्रमण उन तक ना पहुंचे। तो ये जो PPE होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, इनका निर्माण भारत में मार्च के शुरुआत में 0 था, लेकिन 8 मई 2020 तक हम 2.5 लाख PPE किट पर डे बना रहे हैं, और जबकि हमने अपनी क्षमता विकसित कर ली है 5 लाख PPE किट पर डे बनाने के लिए। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये है कि अब हम इसका निर्यात भी कर सकते हैं। तो ये भारत की PPE किट के संदर्भ में है, और ये जो मटेरियल बनाया जा रहा है ये रीयूजेबल होगा और वॉशेबल होगा, यानी इसको धुल करके दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि 2.5 लाख किट पर डे बन रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारा कूड़ा भी बढ़ा रही है। एक बार यूज करके मास्क को फेंक दिया जाता है, PPE किट को एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसके पर्यावरणीय प्रभाव भी भविष्य में पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे मटेरियल को डेवलप करने की बात हो रही है जो रीयूजेबल हो और वॉशेबल हो। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया है, और ये कहा गया कि ये जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है इसकी भारतवासियों को अधिक आवश्यकता है, इसका एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके एक्सपोर्ट पे रोक लगाई गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये आदेश दिया है कि अल्कोहल की, शराब की होम डिलीवरी कराई जानी चाहिए, और जो लोग घर में चाह रहे हैं तो उन लोगों को घर में ही जो है शराब उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, आपके माननीय योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने शराब पर कल टैक्सेस में वृद्धि कर दी है, और टैक्सेस में वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा। इसके अलावा पेट्रोल पे 2 रुपए का सेस लगाया गया है, जिसकी वजह से 2070 करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे। एक और चीज है, वो ये है कि नीति आयोग ने एक पीरामल फाउंडेशन है, तो पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक अभियान लॉन्च किया है, और वो है दादा दादी नाना नानी अभियान। तो दादा दादी नाना नानी अभियान ये बहुत सरल सा है, और इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं, यानी बच्चों के बच्चे
उनको अपने दादा दादी और नाना नानी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और इस अभियान के अंतर्गत ये जो विशेष आवश्यकताएं होती हैं सीनियर सिटीजन्स की, उनके संदर्भ में उन बच्चों को सेंसिटिव किया जाएगा, ताकि वो उनकी विशेष जो वल्नरेबिलिटी है, जो वो अधिक संक्रमित होने की संभावना उनकी होती है, इसके अलावा जो उनकी स्पेशल हेल्थ नीड्स हैं, यानी विशेष स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। तो उन बच्चों को, यानी पीरामल फाउंडेशन की तरफ से और नीति आयोग की तरफ से बच्चों को सेंसिटिवाइज किया जाएगा कि वो दादा दादी और नाना नानी के स्वास्थ्य के प्रति अधिक सजग हो। तो ये जो है विशेष बात थी। अच्छा, इस बीच जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव देव, तो उन्होंने जो है एक योजना लॉन्च की है, और उस योजना को नाम दिया गया है मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना। तो ये मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, ये उन लोगों को जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको स्मार्टफोन उपलब्ध कराने से संबंधित है। लेकिन ये जो पोर्टल है, इसमें वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे। त्रिपुरा के जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में लास्ट ईयर में हैं, अंतिम वर्ष के छात्र हैं, और उनको 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वो जो भी अपना स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, उसमें 5,000 का योगदान सरकार की तरफ से होगा। ये कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए, जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चे वो स्मार्टफोन खरीद सके और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो ये आपके सीएम त्रिपुरा द्वारा निर्णय लिया गया। अब हम लोग अन्य समाचारों पर आते हैं, अन्य विषयों पर आते हैं। वो ये है कि प्रोफेसर लोढ़ा जो है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, और आईआईटी, सबसे बड़ी बात ये है कि आईआईटी बॉम्बे की ये प्रोफेसर लोढ़ा जो है, ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, और उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी में ये जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ आकर्षित हुए, और वहां पर इनका रिसर्च है। अब इसमें क्या है कि इनको कल बहुत यंग कैरियर अवार्ड, तो यंग कैरियर अवार्ड 2020 किया गया है। और इसमें क्या है कि जो आपका सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स हैं, और सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर्स में जो नैनो पार्टिकल बेस्ड ट्रांजिस्टर्स हैं, उसमें इन्होंने लॉजिक ट्रांजिस्टर्स की दिशा में काम किया है। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। पहला क्या है कि पहले जो हम स्विचेस का प्रयोग करते थे, अब इसको और थोड़ा सा पीछे लेते हैं। एक्चुअली हमारा जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, या जो कंप्यूटर भाषा समझता है, वो 0 और 1 यानी बाइनरी सिस्टम से समझता है। कोई भी जो कंप्यूटर इनपुट लेता है, वो 0 और 1 के रूप में लेता है। तो क्या है कि जब हम ऑन करते हैं स्विच को, तो वो उसको 1 लेता है, और जब हम ऑफ करते हैं तो वो 0 लेता है। यानी कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। इस ऑन और ऑफ के स्विच को हम डायोड और ट्रायोड से नियंत्रित करते थे, और डायोड और ट्रायोड से नियंत्रित करके हम कंप्यूटर को अपने संकेत देते थे, इनपुट्स देते थे। लेकिन क्या हुआ कि दिसंबर 1946 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया, जो युगांतरकारी घटना थी। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार होने से क्या हुआ कि एक छोटे से सिलिकॉन चिप के माध्यम से हम उस काम को करने लगे जिसके लिए हमको पूरी रे डायोड या ट्रायोड की लगानी पड़ती थी। जो एक कमरा 8 बाई 10 का जितना बड़ा होता है, इतना बड़ा जो कंप्यूटर होता था, वो सिमट करके एक 1 बाई 1 6 इंच बाई 1 फुट के हार्ड डिस्क में आ गया। यानी आकार में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। एक रेडियो बहुत बड़ा हुआ करता था, और उस रेडियो को ट्रांजिस्टर ने एक छोटे से बॉक्स में परिवर्तित कर दिया। तो हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के आने की वजह से
जो डायोड ट्रायोड थे वो रिप्लेस हो गए और उसकी जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा, जो एक प्रकार का स्विच है। अब समय बदला और समय के साथ ये जो सिलिका है, सिलिका में हमने नैनो पार्टिकल्स पे रिसर्च करना चालू किया और नैनो पार्टिकल्स के द्वारा ये जो सिलिका का स्विच है, ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर क्वालिटी को हम लोगों ने और इम्प्रूव करने की कोशिश की इसके नैनो पार्टिकल्स के अध्ययन द्वारा। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारे सौरभ लोढ़ा हैं, उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, उन्होंने इसको एक कदम और बढ़ाया है और लॉजिक ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पे काम करना चालू किया है। इसी के लिए इनको जो है ये यंग कैरियर अवार्ड 2020 दिया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा दिया जाने वाला ये बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब हम लोग आगे देखते हैं। निश्चित रूप से जब हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं कि किसका किसका अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन किस पद पर नियुक्त हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। मुस्तफा अल खादिमी। तो मुस्तफा अल खादिमी को कल इराक का प्रधानमंत्री वहां की संसद ने चुन लिया है। निश्चित रूप से मुस्तफा अल खादमी जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के समर्थक हैं। वहां की पूरी पार्लियामेंट ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की समर्थक है। तो इनको मुस्तफा अल खादमी को जो है वहां पर प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ये ख्याल रखने की बात है कि ये पहले वहां का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, तो ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के चीफ हुआ करते थे और फिर कल इनको पार्लियामेंट ने प्रधानमंत्री के पद पर चुन लिया। और इराक में लगातार इस समय विद्रोह की स्थितियां चल रही हैं और ऐसी विद्रोह की स्थितियों में निश्चित रूप से इनका कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरा क्या है कि डीपीएस नेगी, ये आईईएस ऑफिसर हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज से जाते हैं। तो ये आईईएस ऑफिसर डीपीएस नेगी को ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में सलाहकार नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ इनको डायरेक्टर जनरल भी बनाया गया है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। ये डायरेक्टर जनरल, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको एक साथ डायरेक्टर जनरल भी चुना गया है और एडवाइजर भी चुना गया है। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि अधीर रंजन चौधरी। अब ये जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं और ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के पार्लियामेंट्री ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं, यानी चेयरमैन, इसको लीडर है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है उसमें निश्चित रूप से जो सत्ता दल होता है, सत्ताधारी गठबंधन होता है या सत्ताधारी दल होता है, उसका जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन जो विपक्ष होता है उसका जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है उसको हम नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। लेकिन हमारा इस समय जो 16वीं संसद है, 16वीं लोकसभा है और 17वीं लोकसभा है, इसमें कोई भी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 10% से कम सीटें अगर किसी दल को मिलती हैं तो वो जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उसको मान्यता दी जाए। यहाँ पर क्योंकि किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं थी, इसलिए किसी को भी जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के ये लीडर है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनको कल लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। अब इसको हम लोग समझेंगे कि पार्लियामेंट्री कमेटी कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या उनके रोल होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो समझना है कि दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। एक को हम कहते हैं स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी और दूसरे को हम लोग कहते हैं एडहॉक कमेटीज। जो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं ये स्थायी होती हैं।
इनके चुनाव होते रहते हैं, जैसे राज्यसभा के चुनाव होते रहते हैं वैसे ही इनके भी चुनाव होते रहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि आपका निश्चित रूप से पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का हर साल चुनाव होता है। इसमें 22 मेंबर होते हैं और ये जो 22 मेंबर होते हैं इसमें 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती है। 6 तरह की हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं। निश्चित रूप से सबसे पहले जो है कमेटीज ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। तो फाइनेंशियल कमेटीज जो होती हैं वो हमारी पहली होती है। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? इसके अंतर्गत जो है हमारी सबसे पहली होती है यही फाइनेंस अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी फाइनेंस कमेटी में सबसे पहली होती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी और इसके 22 मेंबर होते हैं जैसा कि हमने देखा। और प्रत्येक वर्ष इसका चुनाव होता है। प्रायः जो विपक्ष का व्यक्ति होता है उसको इन कमेटीज में, इस कमेटी में चेयरमैन रखा जाता है। अच्छा, ये कमेटीज होती क्या है ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे संसद है ये देश की सर्वोच्च संस्था होती है। कम से कम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हम मानते हैं कि संसद ही हमारा सर्वोच्च है। अब इस सर्वोच्च संस्था को गवर्न करने के लिए सांसदों का काम केवल बिल पे वोट देना नहीं है कि अगर जो है बिल है तो सत्ता पक्ष उसके पक्ष में वोट देगा, विपक्ष उसके विपक्ष में वोट देगा। केवल इतने तक सांसदों का कार्य सीमित नहीं है, बल्कि शासन में पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट जो है वो विभिन्न कमेटियों के माध्यम से हस्तक्षेप करती है। यानी शासन में संसद का नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की ये कमेटीज बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं और ये समितियां जो है शासन में नियंत्रण करती हैं और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शासन की दैनिक गतिविधियों में वो हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन शासन की नीतियों के संदर्भ में और शासन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पहली कमेटी होती है वो होती है फाइनेंशियल कमेटीज और इसमें भी सबसे पहली कमेटी हमारी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो कैग द्वारा रिपोर्ट दी जाती है उसका सम्यक स्क्रूटनाइजेशन करती है, विश्लेषण करती है और उस पे अपने विचार, अपनी जो आख्या है वो प्रस्तुत करती है और इसके अलावा जितने भी पब्लिक अकाउंट से संबंधित चीजें हैं उनको ये देखती है। दूसरा होता है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी जो है वो जो आपका बजट है उस बजट पे विचार करती है और हम लोग देखते हैं कि बजट की एक एक मद के संदर्भ में ये अपनी आख्या और संस्तुति प्रस्तुत करती है बजट प्रस्तुत करने के पहले। तो बजट निर्माण में इसकी भूमिका होती है। तीसरी क्या है कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये जो आपकी पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अब आजकल हम लोग इनको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी कहने लगे हैं। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, इनके बारे में पूरी रिपोर्ट ये अपनी प्रस्तुत करती हैं कमेटी ऑन पीएससीज या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और इन पे जो है ये विचार करती हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि दूसरी तरह की कमेटी होती है, 6 तरह की होती है स्टैंडिंग कमेटीज। तो दूसरी तरह की होती है डिपार्टमेंटल कमेटीज। तो ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं ये टोटल भारत में 24 हैं और ये जो विभिन्न मंत्रालय हैं उनकी जो ग्रांट की डिमांड होती है उस पे विचार करती हैं। यानी जैसे एक स्टैंडिंग कमेटी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, वो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गई, एक हो गई उसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन डिफेंस, एक हो गई डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन कॉमर्स, तो कॉमर्स एंड ट्रेड, या डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अलग अलग मंत्रालयों की, जरूरी नहीं है कि सभी मंत्रालयों की अलग अलग डिपार्टमेंटल कमेटी हो, कुछ मंत्रालयों की आपस में मिला करके एक ही कमेटी बना दी जाती है। तो ये 24 आपकी डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं और ये उनके ग्रांट्स पे विचार करती हैं, जो उनको ग्रांट्स दी जाती हैं जिसके आधार पर उनका खर्चा चलता है।
तीसरा क्या है कि कमेटी टू इंक्वायर। तो कमेटी टू इंक्वायर जो है, इसमें हमारी आती है, सबसे पहली आती है कमेटी फॉर पिटीशन। कोई भी अगर लोकसभा में पिटीशन दाखिल होती है तो उस पे ये विचार करती है, होती है वो कमेटी टू प्रिविलेज, संसद सदस्यों की प्रिविलेजेस। और ये जो, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रिविलेजेस होती हैं, अगर कभी इनका उल्लंघन होता है तो ये जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है, इसके सामने वो अपनी बात रखते हैं, अपना प्रतिवेदन रखते हैं। दूसरा क्या है कि हम देखते हैं कि संसद को भी कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों को कुछ विशेषाधिकार हासिल हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो उस समय कुछ लोगों ने संसद को मूर्खों का जमावड़ा कहा था, और फिर संसद ने उनको प्रिविलेज नोटिस भेजा था। तो ये जो, जब भी इस तरह का कोई नोटिस जाता है तो उस व्यक्ति को संसद में या लोकसभा में या राज्यसभा में जहां भी है वहां उपस्थित होना पड़ता है, और संसद सदस्य उसको निंदा करते हैं, उसके खिलाफ जो है तमाम तरह के प्रस्ताव पास करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि ये जो है एक घटना हुई थी। तो इस तरह से संसद के खिलाफ यदि कोई अवमानना की स्थिति है या प्रिविलेज की उल्लंघन हो रहा है तो ये प्रिविलेज कमेटी उसको देखती है। फिर हम लोग देखते हैं एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का क्या काम होता है? संसद के अंदर काम सही ढंग से सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए आपस में वो जो नियम कानून बनते हैं कि एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, तो इस तरह के जो एथिकल नॉर्म्स बनते हैं वो एथिक्स कमेटी द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मंच पे, वेल पे बीच में जो है एक संसद सदस्य बढ़ रहे थे, तब तक जो है ममता बनर्जी जी ने उनको पीछे से पकड़ लिया कस के, उसके बाद फिर मारकूट होने लगी। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं या ना हो, जब तेलंगाना का प्रस्ताव था तो आंध्र प्रदेश के एक सांसद वो स्प्रे लेके पहुंच गए थे, और उस स्प्रे को उन्होंने जो है सांसदों के चेहरे पे डाल दिया था। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि माइक से तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो ये सारी घटनाएं ना हो, इसलिए एथिक्स कमेटी बनाई जाती है। अच्छा, फिर चौथे नंबर पर हमारा क्या आता है? तो कमेटी टू स्क्रूटनाइज। तो कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां होती हैं। ये एक प्रकार से इनके माध्यम से काफी जबरदस्त कंट्रोल संसद में लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर रखा जाता है। तो पहला होता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। सरकार सदन में कुछ आश्वासन देती है और उन आश्वासनों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो वो आश्वासन पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, इसके लिए बनी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। और इसमें जो है लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है। 15 सदस्यों की लोकसभा में होती है और 10 सदस्यों की राज्यसभा में होती है। दूसरा होता है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। लोकसभा में अगर कोई कानून पास हुआ है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पास होते हैं, और फिर उन रूल्स और रेगुलेशंस के आधार पे सबऑर्डिनेट लॉज पास होते हैं। वो एक्चुअली लॉ नहीं होते, वो केवल रेगुलेशन होते हैं, बाइलॉज होते हैं, मैनुअल्स होते हैं। तो जो मैनुअल्स और बाइलॉज बन रहे हैं, तो उनके आधार पर हम लोग देखते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इसके लिए कमेटी बनी हुई है। तो ये हम लोग दूसरी चीज देखते हैं। इसमें भी जो है हम देखते हैं कि जो लोकसभा के लिए समिति है उसमें 15 सदस्य हैं, और राज्यसभा की जो समिति है उसमें भी 15 समिति हैं। और फिर क्या है? कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन टेबल। पटल पर जो कागज रखे जाते हैं उनके लिए कमेटीज बनी हुई हैं। ये कैसे हैं? ये इस प्रकार से हैं कि जो आपकी लोकसभा का कार्य निष्पादन होना है, तो जो कौन कौन से ऐसे कागज हैं, यानी कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको डील किया जाएगा, उसके लिए जो आपके बिल आते हैं, तो वो बिल जो है रखे जाते हैं। तो कौन कौन से बिल टेबल पे रखे जाएंगे, उन पे क्या चर्चा होनी है, सदस्यों को उसकी एक एक कॉपी उपलब्ध करानी है,
ये जो है इसके लिए ये कमेटी बनी है, कमेटी ऑन पेपर्स टू बी लेड ऑन टेबल। और इसमें भी लोकसभा की कमेटी अलग है और राज्यसभा की अलग है। लोकसभा वाली में 15 सदस्य हैं और राज्यसभा वाले में 10 सदस्य हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी। ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है उसकी रिपोर्ट लेता है। इसी तरह से नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स है, उसकी रिपोर्ट लेता है। ये एक प्रकार से संसद के माध्यम से उन पे दोहरी रिपोर्ट ली जाती है। पहली रिपोर्ट होती है कि एससी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, और दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है कि उनकी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई। तो ये सरकार की तरफ से प्रस्तुत की जाती है कि क्या कार्रवाई हुई। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के लिए ली जाती है, उसमें भी दोनों रिपोर्ट्स ली जाती हैं कि रिपोर्ट और उस पर कृत कार्रवाई। अच्छा, फिर एक कमेटी है, उसका नाम है नेशनल कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वीमेन एम्पावरमेंट। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वीमेन एम्पावरमेंट का काम होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो जो निर्णय लिए गए हैं, या महिला आयोग की साल भर की जो प्रतिवेदन होता है, रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करना और उस पर जो कृत कार्रवाई है उसको ऊपर डील करना। और एक इसमें और आता है, ज्वाइंट कमेटी होती है लोकसभा और राज्यसभा की, ज्वाइंट कमेटी ऑन प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये एक्चुअली बहुत विशेष बात है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हमारे विधान में यानी कि संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये तो इस पे एक कमेटी बनाई गई है जो ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से पद ऐसे होंगे जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आएंगे, और उन पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति ये हमारा लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं चुना जा सकता, या जो महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे हर एक में ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं इसके लिए ये कमेटी है। अच्छा, फिर क्या है, तो कमेटी रिलेटेड टू डे वर्क, यानी कि संसद का जो रोज ब रोज का कार्य है उससे संबंधित जो हमारी कमेटी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। और इनमें जो है सबसे पहली कमेटी होती है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये एक्चुअली टाइम टेबल बनाती है, टाइम टेबल के हिसाब से कि आज क्या करना है, फिर क्या करना है, आज कितने बजे से कितने बजे तक क्या होगा, फिर कितने बजे से कितने बजे तक प्रश्नकाल रहेगा, फिर कितने से कितने बजे तक 0 आवर्स रहेंगे, और फिर कितने से कितने बिल पास होंगे। इस तरह से ये जो है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ये निर्धारित करती है टाइम टेबल। अच्छा, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, इसका काम होता है कि जो निजी विधेयक प्रस्तुत किया जाए और उसका ऐसा ना हो कि उपेक्षा हो जाए, सरकारी बिल ही प्रस्तुत होते रहें, और जो निजी व्यक्ति द्वारा किसी सांसद द्वारा प्रस्तुत किया गया बिल है उसके लिए इस कमेटी को अधिकृत किया जाता है, और ये कमेटी उसको संसद के पटल पे प्रस्तुत करवाती है। अच्छा, रूल्स कमेटी, रूल्स कमेटी का बहुत गंभीर इम्प्लीकेशन, इसलिए बहुत गंभीर भूमिका इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि रूल्स कमेटी ये निर्धारित करने लगी है कि क्या नियम ऐसे होने चाहिए जिनसे सदन की कार्रवाई अधिक अच्छे ढंग से चलाई जा सके। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्पीकर होता है उसकी बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे में कुछ ऐसे प्राविधान जिनकी वजह से सदन की कार्रवाई को ज्यादा बेहतर ढंग से चलाया जा सके वो इसके अंतर्गत रखे गए। अच्छा, फिर हम लोग क्या देखते हैं कि एक कमेटी ऑन ऑप्शंस ऑफ मेंबर्स भी बनाई गई है। बहुत से सदस्य आते थे, बहुत से सदस्य आते ही नहीं थे। हम लोगों ने देखा कि सचिन तेंदुलकर या अन्य कुछ लोग ऐसे रहे जो पूरा का पूरा अपना राज्यसभा का कार्यकाल में बहुत कम बार सदन में उपस्थित हुए। इसी तरह से लोकसभा में भी बहुत से सदस्य ऐसे होते हैं, खास करके अपॉइंटेड मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उपस्थित नहीं होते हैं और अपने क्रियाकलापों में, जो संसद के क्रियाकलाप हैं उनमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो
एक ऑप्शंस कमेटी बनाई गई और उसने विभिन्न नियम बनाए कि अगर 180 दिन तक कोई भी व्यक्ति लगातार अनुपस्थित रहता है सदन चालू होने के बावजूद, तो उसको सदन से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इसमें जो है छुट्टी के लिए शासन दे सकते हैं। फिर क्या है, छठी कीपिंग कमेटी जो है सबसे पहली होती है, जो भी मेंटेनेंस है संसद का वो इससे संबंधित होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम देखते हैं हाउस कमेटी होती है। हाउस कमेटी का जिम्मेदारी होती है कि वो उपलब्ध कराए जो घर है, भोजन है और अन्य एमिनिटीज हैं, वो संसद सदस्यों को उपलब्ध कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर एक लाइब्रेरी कमेटी होती है। लाइब्रेरी कमेटी वो जो संसद का पुस्तकालय है उसकी देखरेख करती है। और हम क्या देखते हैं कि ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, जो संसद सदस्यों के विभिन्न अलाउंसेस हैं, उन अलाउंसेस के संदर्भ में हमारी ये कमेटी निर्णय लेती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारी स्टैंडिंग कमेटीज थी। अब इन स्टैंडिंग कमेटीज के अलावा हमारी एडहॉक कमेटीज होती हैं, और एडहॉक कमेटीज दो तरह की होती हैं। एडहॉक कमेटीज कौन सी होती हैं? जो विशेष कार्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं और इनका कार्यकाल सीमित होता है। तो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है। तो वो कमेटी जो है ये दो होती है। एक होती है इंक्वायरी कमेटी। जैसे जब हमने देखा कि बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स स्कैम हुआ था, तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी और उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो ये मालूम करके बताए कि क्या इसमें कोई रिश्वत ली गई है। तो इस तरह से ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जाती हैं। तो उसमें एक इंक्वायरी कमेटी होती है, दूसरी एडवाइजरी कमेटी होती है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार को एडवाइस के लिए एक कमेटी की आवश्यकता होती है। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पे सरकार पार्लियामेंट से राय लेना चाहती है, तो उस राय के लिए जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी, एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। और ये एडहॉक होती है, मतलब जिस कार्य के लिए निर्धारित की गई है उस कार्य को करने के बाद ये समाप्त हो जाती है और उसके लिए उसको एक निश्चित समय दिया जाता है। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री कमेटीज थी। दो छोटी छोटी चीजें और हैं, विषय और हैं, उनको हम लोग लेंगे। पहला ये है कि रतन टाटा, जो टाटा के पैट्रियार्क हैं, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक अर्जुन देश पांडे लड़का है 18 साल का, 2 साल पहले 18 साल का था तो अब 20 साल का है। इसने एक स्टार्टअप बनाया था और जेनरिक आधार, उसमें 50% स्टेक रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से खरीदे हैं। ये जेनरिक आधार एक स्टार्टअप है जो थोक में जो जेनरिक दवा बनाते हैं उनसे दवा ले करके और जो फार्मेसी की दुकानें हैं उनको उपलब्ध करा रहा है, और बिल्कुल शून्य से चालू करके 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का टर्नओवर इस लड़के ने प्राप्त किया है। तो अर्जुन देश पांडे को एक तरह से रतन टाटा ने बहुत बड़ा पुरस्कार दिया और उसके साथ अपने को 50% पार्टनरशिप में रखा। कितने में ये सौदा हुआ ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है। दूसरा क्या है कि कैप्टन विजयंत थापर, तो कैप्टन विजयंत थापर ये कारगिल के शहीद हैं और इनके पिताजी हैं कर्नल बीएन थापर। इन्होंने उसकी जीवनी लिखी है और ये 15 मई को रिलीज होगी और उसका नाम है द सागा ऑफ विजयंत थापर और कारगिल वार हीरो। तो इस तरह से करके उन्होंने उसकी जीवनी दी है और वो जो है रखी गई। ये आज का घटनाक्रम था, आज का विषय थे जो महत्वपूर्ण थे। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो इनसे इतर भी होते हैं और अब इसके लिए ये जरूरी है कि हम आप लोगों का टेस्ट लेते हुए चलें। तो कुछ चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे।